अब की बार 400 पार ये नारा दे दिया है 2024 के इलेक्शन में मोदी जी ने। 400 सीट बहुत बड़ा नंबर है। इससे पहले राजीव गांधी कांग्रेस की सरकार थी, तब कोई पार्टी 400 प्लस सीट जीत पाई थी, और वो भी इंदिरा गांधी की मौत की सिंपैथी को लेकर, ऐसा आप कह सकते हैं। पर इस बार 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी ने बड़े जोर शोर से 400 प्लस सीट जीतने का दावा किया है। पर क्या इस पर जनता की मोहर लगती है या नहीं, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। तो वेलकम टू माय वीडियो एंड आप देख रहे हैं कंट्रोवर्सी करेज चैनल को। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अनबिलीवेबल पार्टी रही है। एक वक्त था जब बीजेपी 400 सीट तो क्या 4 सीट भी जीत नहीं पाई थी, पर आज 400 प्लस सीट जीतने की ताकत रखती है। भारतीय जनता पार्टी के सक्सेस में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अहम रोल माना जाता है। 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस ने कहा कि मोदी चोर है, तो जनता ने उल्टा बीजेपी को बहुमत देकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। जबकि 2019 में कांग्रेस ने कहा कि मोदी चौकीदार है, तो जनता ने मैं भी चौकीदार कहकर बीजेपी को 303 सीट जितवा दी। अब 2024 में इंडिया अलायंस के नेता लालू प्रसाद यादव ने मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं बल्कि ताना मारा है। लोगों ने भी मैं भी मोदी का परिवार कहकर जवाब तो दे दिया, पर क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बना पाती है, नहीं, ये देखना रहेगा। पर 400 सीट जीतना कोई मजाक की बात तो नहीं है। चलिए पहले देखते हैं कि बीजेपी का ऑपोजिशन इंडिया अलायंस, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसकी बात करें तो इस बार 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहे सिवाय राहुल गांधी के। जबकि इस बार तो कांग्रेस पार्टी के पास बीजेपी के खिलाफ काफी अच्छे मुद्दे हैं, जैसे किसान आंदोलन, रेसलर आंदोलन और ऑफकोर्स अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी कांग्रेस के लीडर का आमना सामना 2014 के बाद बीजेपी से हुआ है, तब कांग्रेस के नेता को ज्यादातर केस में हार ही मिली है, और इस बार भी ऐसा ही होता दिख रहा है। बीजेपी या यूं कहे कि एनडीए के खिलाफ अपोजिशन पार्टी का गठबंधन हुआ है, वो इंडिया अलायंस के उनके नेता ईडी की रेड से जूझ रहे हैं, और कई जगह केस भी मिल चुका है। अब ऐसे केस में इंडिया अलायंस ना ही मेंटली और ना ही फाइनेंशियली स्टेबल दिख रही है कि 2024 में इलेक्शन में बहुमत ले सके। शायद पहले से कुछ सीटें ज्यादा मिलेगी, पर सत्ता में तो नहीं आ पाएगी। हर तरफ से देखा जाए तब भी मिनिमम रिक्वायरमेंट सीट जीतकर भी सत्ता तो बीजेपी की ही रहने वाली है। पर 100 करोड़ लोगों के वोटिंग से 543 सीट के लिए 40 से ज़्यादा पार्टियों के बीच में वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्शन शुरू हो चुका है, तो चीज़ें बीजेपी के लिए भी इतनी आसान तो नहीं होने वाली। क्रिकेट की तरह यहाँ भी लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। कुछ सीटें यहाँ की वहाँ हो जाए तब बहुत इंपैक्ट पूरा इलेक्शन पे पड़ जाता है। लोकसभा में टोटल सीट नंबर है 543 और सत्ता में रहने के लिए चाहिए 272 सीटें, और 2019 में बीजेपी को अकेले मिली थी 303 सीटें। इंडिया अलायंस के साथ बात करें तो बीजेपी ने 350 सीटें जीती थी। अब अगर बीजेपी को 400 प्लस जाना है तो बाकी की 100 या एनडीए की 50 सीट कहाँ से आएगी, ये देखना रहेगा। तो अब देखते हैं कि देश के अलग अलग जगह पर क्या सिनेरियो चल रहा है और कहाँ किस पार्टी की हवा चल रही है। देश के सारे स्टेट को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है स्टेबल स्टेट, जहाँ देखा जाए तो 2019 में लोकसभा के इलेक्शन जो रिजल्ट था वही रहने वाला है, कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। दूसरा है वॉर स्टेट, जहाँ पर लड़ाई तगड़ी होने वाली, ऐसी स्टेट जहाँ पर नई पार्टी अपना जोर लगाकर कुछ और सीटें जीत सकती है। तीसरा है स्विंग स्टेट, ऐसे स्टेट जहाँ पर आमतौर पर रिजल्ट तक पता नहीं चलने वाला कि कौन कहाँ पर कितनी सीटें जीत रहा है, हाईली अनस्टेबल स्टेट। बात करते हैं साउथ इंडिया की, जहाँ हमेशा से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, पर इस बार क्या कुछ चेंज आएगा। अगर बीजेपी को 400 प्लस जाना है तो साउथ में सीट जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ को तो बीजेपी अपना गढ़ बना चुकी है। वहाँ से जितनी सीटें जीत सकती थी बीजेपी जीत चुकी है, पर साउथ को अपना गढ़ बनाना बीजेपी के लिए पॉसिबल नहीं है, कम से कम इस बार तो नहीं। केरला की बात करें तो यहाँ 2019 में 20 सीट में से 15 तो कांग्रेस को मिली थी, जबकि बीजेपी को 0, और तमिलनाडु में डीएमके पार्टी को 39 में से 24 सीटें और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। यहाँ भी बीजेपी को कुछ नहीं मिला। मतलब कि केरला और तमिलनाडु में से बीजेपी को कुछ खास मिलने वाला नहीं है। हाँ, पर पिछले कुछ महीनों में डीएमके के पॉलिटिशियन के एंटी इंडिया एंटी हिंदू रवैये के चलते कुछ सीटें तो बीजेपी को इस बार जा सकती है। आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही 0 सीट मिली थी 2019 में, जबकि वहाँ की रीजनल पार्टी वाईएसआर को 22 और टीडीपी को 3 सीट मिली थी। इलेक्शन के बाद रीजनल पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले तब बात अलग हो जाती, पर यहाँ पर बीजेपी का चांस तो है कि अच्छा परफॉर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत पाए। 2019 में बीजेपी ने कर्नाटका में सबको चौंकाकर 28 में से 25 सीट में जीत हासिल की थी, पर क्या वही परफॉर्मेंस इस बार भी रहेगा, मुश्किल है, क्योंकि इस बार स्टेट इलेक्शन में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तो कुछ सीटें यहाँ से भी गंवानी पड़ सकती है। तेलंगाना में किस्सा बिल्कुल ही विपरीत है। यहाँ की 17 सीट में से बीआरएस को 9, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीट में जीत मिली थी, पर इस बार स्टेट इलेक्शन में हार की वजह से बीआरएस पीछे पड़ती हुई दिख रही है। पर इसका फायदा क्या कांग्रेस को होगा या बीजेपी को होगा, ये देखना रहेगा। पूरे साउथ की बात करें तो बीजेपी के सीट बढ़ने तो नहीं वाले। हाँ, अगर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ चमत्कार होता है तब रिजल्ट में बदलाव होगा, नहीं तो परिणाम में बीजेपी को कुछ सीट गंवानी पड़ सकती है साउथ से। ओडिशा की बात करें तो रीजनल पार्टी बीजेडी ने 2019 में 21 में से 12 में जीत हासिल की थी, और 2024 में भी ऐसा ही होता दिखने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी स्टेबल है तो कुछ बदलाव होता दिख नहीं रहा। वेस्ट बंगाल बहुत इंटरेस्टिंग बैटल रहेगा ममता दीदी और नरेंद्र मोदी के बीच में। पिछली बार टीएमसी को 42 में से 22 सीट में जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 18 सीट में जीत मिली थी, जिसने सबको चौंका दिया था 2019 में। क्योंकि वेस्ट बंगाल टीएमसी का किला माना जाता है और वहाँ से 18 सीट में जीत हासिल करना यानी कि काबिल तारीफ है, और इतनी सीटें वापस से भी बीजेपी को मिल जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी का एंटी हिंदू बिहेवियर सबको पता ही है। अब ऐसे में वोट्स तो मिलेंगे, पर क्या 20 से ज़्यादा सीट इस बार जीत पाएंगे, ये वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में, जहाँ पर 25 सीटें और 2019 में बीजेपी को 19 मिली थी, पर इस बार क्या सेम परफॉर्मेंस वही रहेगा, मुझे नहीं लगता। अब तक जो मणिपुर में हिंसा हुआ, दंगे फसाद हुए, उसे बीजेपी ने पूरी तरह इग्नोर किया है। अब ऐसे केस में वहाँ के लोग क्या बीजेपी को वोट देंगे या नहीं, वो बड़ा सवाल खड़ा करता है। बात करते हैं बीजेपी के किले के बारे में, यानी कि नॉर्थ, जहाँ पर बीजेपी का हर तरफ से कब्जा है सीट पर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वही 2019 का रिजल्ट रिपीट होने वाला है, क्योंकि स्टेबल स्टेट है।
उत्तराखंड और हिमाचल भी स्टेबल स्टेट है, तो वहाँ से भी बीजेपी को मैक्सिमम सीट जीतने की आशा तो है। पर उत्तराखंड में लोग भू कानून ना लाने की वजह से नाराज है, तो शायद कुछ सीटें यहाँ से भी बीजेपी की कट सकती है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस तो सेम ही रहने वाला है। और गुजरात को तो 20 सालों से बीजेपी ने अपना किला बना के रखा है, तो यहाँ से तो वो नहीं हार सकती। पंजाब की 13 सीट की बात करें तो वहाँ से तो बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं है किसान आंदोलन के चलते, तो वहाँ से तो आशा छोड़ ही दे बीजेपी, वही ठीक रहेगा। और कश्मीर वैली की 3 सीट में भी बीजेपी का जीतना मुश्किल है। जम्मू की 2 सीट इजीली बीजेपी को मिल जाएगी, पर लद्दाख की 1 सीट भी हाथ से चली जाएगी लद्दाख प्रोटेस्ट के चलते। बाकी अब राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, जहां पर 2019 में सारी की सारी सीट बीजेपी को मिली थी, पर क्या इस बार दोबारा वही होगा? हाँ जाए राजस्थान और दिल्ली में हो जाए, पर रेसलर के आंदोलन के चलते और जाट समाज की नाराजगी के चलते हरियाणा में तो सारी सीटें नहीं मिलने वाली, मतलब यहाँ भी कुछ सीटें बीजेपी की कटेगी। दिल्ली में भी आपके नेता को बीजेपी टारगेट कर रही है और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये बीजेपी को नुकसान ही करेगा, क्योंकि आपके नेता को सिंपैथी मिलने लगी है दिल्ली के लोगों से। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद वहाँ भी सीएम और कांग्रेस को लेकर सिंपैथी लोगों में जग रही है, तो वहाँ से भी बीजेपी को जितना मुश्किल होने वाला है। बारी है योगी बाबा के उत्तर प्रदेश की, जहाँ से तो बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। सामने कांग्रेस एसपी का अलायंस बन चुका है, फिर भी बाबा के बुलडोजर के सामने कुछ होने वाला है ऐसा लगता नहीं है। 2019 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से 80 में से 64 सीट मिली थी, जो इस बार बढ़कर 75 तक जा सकती है। 2 बड़े स्टेट बिहार और महाराष्ट्र की बात करें तो बिहार में बीजेडी, जेडीयू, एलजेपी के अलायंस ने 40 में से 39 सीट में जीत हासिल की थी, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेक जीत थी। पर इस बार बिहार में ओपोजिशन में तेजस्वी यादव का नाम जोरों शोरों से बोला जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इस बार कैंपेनिंग भी अच्छी की है, तो क्या तेजस्वी यादव बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाएगी, या फिर पिछली बार की तरह ही बीजेपी बिहार में बड़ी जीत हासिल करेगी? महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी शिवसेना अलायंस ने 48 में से 41 सीट में जीत हासिल की थी, पर उसके बाद शिवसेना 200 में बढ़ गई और साथ ही वोटर्स भी बढ़ गए। पर उसके बावजूद भी बीजेपी का हिंदू एजेंडा राम मंदिर टॉपिक के चलते महाराष्ट्र में सीट जीतना कोई बड़ी बात नहीं दिख रही। सारे स्टेट की बात हो गई, जिस हिसाब से देश में सिचुएशन चल रही है, ऐसे में एनडीए का 400 सीट जीतना पॉसिबल तो नहीं है। ऐसे में भी एनडीए 400 प्लस सीट जीत जाती है तो 1947 से अब तक ये सबसे बड़ी जीत होगी। पर किसी भी पार्टी का 400 सीट जीतना मुश्किल ही नहीं, असंभव जैसी बात मानी जाती। कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, पर देश के सारे लोग एक पार्टी के पीछे तो नहीं चलने वाले। वैसे तो बीजेपी को इस्लाम और क्रिश्चियन कम्युनिटी से वोट कम ही आते, पर राम मंदिर बनने के बाद तो ना के बराबर वोट मिलेंगे। तो क्या बीजेपी हिंदू और दूसरे माइनॉरिटीज वोट से 400 पार जा सकती है? ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ चाहे बीजेपी 400 सीट ना जीत पाए, पर 300 सीट तो आएगी और सरकार भी ये रहने वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये सब बातें तो होती रहेगी, पर वोट जरूर करें, क्योंकि आपके वोट से सरकार बनने या बिगड़ने वाली है। और हर किसी का देश में सरकार बनाने में योगदान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरी वोट मैटर्स। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही पॉलिटिकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।